से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। एक बहुत अद्भुत व्यक्ति हुआ है। उस व्यक्ति का नाम था नसरुद्दीन, एक मुसलमान फकीर। एक दिन सांझ अपने घर के बाहर निकला था किन्हीं मित्रों से मिलने के लिए। द्वार पर ही बचपन का बिछड़ा हुआ एक साथी घोड़े पर से उतरा। 20 वर्षों बाद वो मित्र उसे मिला था। गले वे दोनों मिल गए। लेकिन नसरुद्दीन ने कहा कि तुम ठहरो घड़ी भर, मैं किन्हीं को वचन दिया हूं, उनसे मिलकर अभी लौट आता हूं। दुर्भाग्य की वर्षों बाद तुम मिले हो और मुझे अभी घर से जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। उस मित्र ने कहा, तुम्हें छोड़ने का मेरा मन नहीं। वर्षों बाद हम मिले हैं, उचित होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। रास्ते में तुम्हें देखूंगा भी, तुमसे बात भी कर लूंगा, लेकिन मेरे कपड़े सब धूल से भरे हैं। अच्छा होगा अगर तुम्हारे पास दूसरे कपड़े हो तो मुझे दे दो। फकीर ने एक कपड़ा की जोड़ी बादशाह ने उसे भेंट की थी। सुंदर कोट था, पगड़ी थी, जूते थे। वो अपने मित्र के लिए निकाल लाया। उसने उसे कभी पहना नहीं था। सोचा था कभी जरूरत पड़ेगी तो पहनूंगा। फिर फकीर था, वो कपड़े बादशाही थे, हिम्मत भी उसकी पहनने की पड़ी नहीं थी। मित्र ने जल्दी वे कपड़े पहन लिए। जब मित्र कपड़े पहन रहा तब नसरुद्दीन को लगा कि ये तो भूल हो गई। इतने सुंदर कपड़े पहनकर वो मित्र तो एक सम्राट मालूम पड़ने लगा और नसरुद्दीन उसके सामने एक फकीर, एक भिखारी मालूम पड़ने लगा। रास्ते पर लोग मित्र की तरफ ही देखेंगे जिसके कपड़े अच्छे थे। लोग तो सिर्फ कपड़ों की तरफ ही देखते हैं और तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जिनके घर ले जाऊंगा वो भी मित्र को ही देखेंगे, क्योंकि हमारी आंखें इतनी अंधी हैं कि सिवाय कपड़ों के और कुछ भी नहीं देखती। उसके मन में बहुत पीड़ा होने लगी कि ये कपड़े पहना के मैंने भूल कर ली है। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मेरा प्यारा मित्र है, वर्षों के बाद मिला है, क्या अपने कपड़े भी मैं उसको नहीं दे सकता हूं? इतना इतना मीन, इतनी क्षुद्र मेरी वृत्ति है? क्या रखा है कपड़ों में? समझाता हुआ वो अपने को चला, लेकिन रास्ते पर सारी नजरें उसके मित्र के कपड़ों पर अटक गई। रास्ते पर जिसने भी देखा वही गौर से देखने लगा। वो मित्र बड़ा सुंदर मालूम पड़ रहा। जब भी कोई उसके मित्र को देखता उसके मन में चोट लगती कि कपड़े मेरे हैं, और देखा मित्र जा रहा है। फिर अपने को समझाता कि कपड़े क्या किसी के होते हैं, मैं तो शरीर को तक अपना नहीं मानता, तो कपड़ों को अपना क्या मानना, इसमें क्या हर्जा हो गया। समझाता बुझाता अपने को घर पहुंचा। भीतर जाके जैसे ही अंदर गया, परिवार के लोगों की नजरें उसके मित्र के कपड़ों पर अटक गई। फिर उसे चोट लगी, ईर्ष्या मालूम हुई, मेरे ही कपड़े हैं और मैं ही अपने कपड़ों के कारण दीनहीन हो गया हूं, बड़ी भूल हो गई। फिर अपने को समझाया, फिर अपने मन को दबाया, फिर मित्र का परिचय दिया। घर के लोग पूछने लगे, कौन है ये? कहा, मेरे मित्र हैं बचपन के, बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, जमाल इनका नाम है। रह गए कपड़े, तो कपड़े मेरे हैं। घर के लोग बहुत हैरान हुए, मित्र भी हैरान हुआ, नसरुद्दीन भी कह के हैरान हुआ। सोचा भी नहीं था कि ये शब्द मुंह से निकल जाएंगे, लेकिन जो दबाया था वो निकल जाता है। जो दबाओ वो निकलता है, जो सप्रेस करो वो प्रकट होगा। इसलिए भूल के गलत चीज मत दबाना, अन्यथा जीवन सारी गलत चीज की अभिव्यक्ति बन जाती। घबरा गया बहुत, सोचा भी नहीं था कि निकल जाएगा। मित्र भी बहुत हतप्रभ हो गया। घर के लोग भी सोचने लगे, ये क्या बात कही। बाहर निकल के मित्र ने कहा कि क्षमा करो, मैं तुम्हारे साथ दूसरे घर में नहीं जाऊंगा। ये तुमने क्या बात कही? नसरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए, क्षमा मांगने लगा, कहने लगा, भूल हो गई, जबान पलट गई। जबान कभी भी नहीं पलटती है, ध्यान रखना। जो भीतर दबा हो वो कभी कभी जबान से निकल जाता है, जबान पलटती कभी भी नहीं। क्षमा कर दो, अब ऐसी भूल नहीं होगी। कपड़ों में क्या रखा है? लेकिन कैसे निकल गई ये बात? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कपड़े किसके हैं। सोचा यही था, आदमी वही नहीं कहता है जो भीतर सोचता रहता है, कहता कुछ और, सोचता कुछ और। कहने लगा, मैंने तो सोचा भी नहीं, कपड़े का तो मुझे ख्याल भी नहीं आया था, ये बात कैसे निकल गई? और घर से चलने और इस घर तक आने में सिवाय कपड़े के उसे और कुछ भी ख्याल नहीं आया। आदमी बहुत बेईमान, जो उसके भीतर ख्याल आता है कभी कहता भी नहीं बाहर की ये ख्याल आते, और जो बाहर बताता है वो भीतर बिल्कुल नहीं होता। आदमी सरासर एक झूठ है। मित्र ने कहा, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन अब ये कपड़ों की बात। नसरुद्दीन ने कहा, कपड़े तुम्हारे ही हो गए, तुमने पहने, अब मैंने लूंगा भी नहीं। कपड़ों में क्या रखा है?
कह तो वो रहा था कि कपड़ों में क्या रखा है, लेकिन दिखाई पड़ रहा था कि कपड़ों में ही सब कुछ रखा है। वे कपड़े बहुत सुंदर थे, वो मित्र बहुत अद्भुत मालूम पड़ रहा है। चले रास्ते पर नसरुद्दीन फिर अपने को समझाने लगा कि कपड़े दे ही दूंगा मित्र को, लेकिन जितना सोचता था उतना ही मन होता था, एक बार भी पहने नहीं, एक बार भी आंखें इन कपड़ों की लोगों की रुकी नहीं। कैसे दे दूंगा, लेकिन अपने को समझाया कि भूल हो गई, क्षमा में दे देना चाहिए। और अब कभी ये ख्याल भी नहीं लाऊंगा अपने मन में कि ये कपड़े मेरे हैं। दूसरे घर में पहुंचा, संभल के, संयम से। संयमी आदमी हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि संयम और 24 घंटे दबाना पड़ता है। जो दबाया है उसे एक क्षण को भी फुर्सत दी, छुट्टी दी कि वो निकल के बाहर आ जाए। इसलिए संयमी आदमी को हॉलीडे कभी भी नहीं होता। 24 घंटे जब तक जागता है। हाँ, नींद में बड़ी गड़बड़ हो जाती, सपने में सब बदल जाता है। वो जिसको दबाया है वो नींद में प्रकट होने लगता है, क्योंकि नींद में संयम नहीं चलता। इसलिए संयमी आदमी नींद से डरते हैं, इसका पता है। संयमी आदमी कहते हैं कम सोना चाहिए, उसका और कोई कारण नहीं है। नींद तो परमात्मा का अद्भुत आशीर्वाद है, लेकिन संयमी डरता है, क्योंकि जो दबाया है वो नींद में धक्के मारता है, सपने बन के आता है। किसी तरह संयम साधना करके वो बेचारा नसरुद्दीन उस घर में घुसा। दबाए हुए है मन में, वे कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। कह रहा है कि मेरे नहीं है, अब तो मित्र के ही है। लेकिन जितना ये कह रहा है कि मेरे नहीं है, मित्र के ही, उतने ही वे कपड़े और भी मेरे मालूम पड़ रहे। मन को जिस बात के लिए इंकार करो, मन उसी की तरफ दौड़ने लगता है। इंकार करो और मन दौड़ता है। इंकार बुलावा है, मन में ना का मतलब हाँ होता है। मन में भीतर ना का मतलब हाँ होता है। जिस बात को तुमने कहा नहीं, मन कहेगा हाँ यही। कपड़े मेरे हैं, मन कहने लगा। कौन कहता है कपड़े मेरे नहीं? और नसरुद्दीन की ऊपर की बुद्धि समझाने लगी कि नहीं, कपड़े तो मैंने दे दिए मित्र के। जब वे भीतर गए तब नसरुद्दीन कोई समझ भी नहीं सकता था कि भीतर कपड़ों से लड़ रहा है। घर में जिसके पास ले गए थे पति मौजूद न था, सुंदर पत्नी मौजूद थी। उसकी आंखें एकदम कपड़ों पर अटक गई मित्र के। नसरुद्दीन को धक्का लगा, इस सुंदर स्त्री ने उसे भी कभी इतने प्रेम से नहीं देखा। पूछने लगी कौन है ये, कौन व्यक्ति है ये, कभी देखा नहीं। नसरुद्दीन ने कहा मेरे मित्र हैं। हालांकि कह रहा था, मालूम पड़ रहा था कि मेरे शत्रु हैं। कह रहा था मेरे मित्र हैं, लेकिन लग रहा था कि मेरे शत्रु इस दुष्ट को कहां साथ ले आए। जो देखो वही उसको देखता, और पुरुषों के देखने तक गनीमत थी, सुंदर स्त्रियां भी उसी को देख रही, तो फिर बहुत मुसीबत हो गई। मेरे मित्र हैं, बचपन के साथी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, रह गए कपड़े, कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं है। लेकिन कपड़े अगर उन्हीं के हैं तो कहने की जरूरत क्या है। कह गया, तब पता चला कि फिर भूल हो गई। भूल का नियम है, भूल अतियों पर होती है, एक्सट्रीम पर होती है। एक एक्सट्रीम से बचो, दूसरी एक्सट्रीम पर हो जाए। भूल का नियम है, घड़ी के पेंडुलम की तरह चलती है भूल। इस कोने से फिर ठीक दूसरे कोने पे जाती, बीच में नहीं रुकती भूल। भोग से जाएगी तो एकदम त्याग पे चली जाएगी। एक बेवकूफी छोटी, दूसरी बेवकूफी पे पहुंच जाएगी। भोजन, ज्यादा भोजन से बचेगी, उपवास, वो ज्यादा भोजन से भी बदतर, क्योंकि ज्यादा भोजन भी आदमी दिन में 2-1 बार कर सकता है, लेकिन उपवास करने वाला आदमी दिन भर मन ही मन में भोजन करता है, करना पड़ता। तो 24 घंटे भोजन करना पड़ता। एक भूल से आदमी का मन बचता है, और दूसरे भूल पर मन जो है वो एक्सट्रीम्स में, अतियों में डोलता है। एक भूल की थी कि कपड़े मेरे हैं, अब दूसरी भूल हो गई कि कपड़े उसी के हैं। लेकिन एम्फेटिकली जब इतने जोर से कोई कहे कि कपड़े उसी के हैं, साफ हो जाता है कि कपड़े उसके नहीं। ये बड़े मजे की बात। जोर से हमें वही बात कहनी पड़ती जो सच्ची नहीं होती। अगर तुम कहो कि मैं बहुत बहादुर आदमी हूं, तो समझ लेना कि तुम पक्के नंबर 1 के कायर हो।
हिंदुस्तान पे चीन का हमला हुआ, सारे हिंदुस्तान में कवि पैदा हो गए जैसे बरसात में मेंढक पैदा होते, और वो सब कहने लगे कि हम सोए हुए शेर हैं, हमको मत छोड़ो। कभी सोए शेर ने कविता की कि हमको मत छोड़ो? सुना है कभी? सोए शेर को छेड़ दो फिर वो कविता करेगा? फिर पता चल जाएगा कि छेड़ने का क्या मतलब होता है। लेकिन हमारा पूरा मुल्क कहने लगा हम सोए शेर हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और 3 लाख मील जमीन दबा के बैठ गया। सोए शेर सो गए, फिर से कविता वगैरह बंद। ये शेर वेर होने का ख्याल शेरों को पैदा नहीं होता, ये कायरों को पैदा होता है। शेर शेर होता है, चिल्ला मिल्ला के कहने की जरूरत नहीं होती। वो जितने जोर से हम कहते हैं उससे उल्टा हमारे भीतर होता है। इसलिए जोर से कुछ कहते वक्त जरा संभल के कहना। अगर किसी से कहो कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं तो संदिग्ध है वो प्रेम। प्रेम कहीं बहुत किया जाता है, बस किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन आदमी का मन पूरे वक्त नासमझियों के चक्कर में घूमता है। कह दिया नसरुद्दीन ने कि कपड़े कपड़े इन्हीं के हैं। वो स्त्री भी हैरान हुई, मित्र भी। फिर वही बात, बाहर निकल को सुमित ने कहा क्षमा करो, अब मैं लौट जाता हूं, गलती हो गई तुम्हारे साथ आए। क्या तुम्हें कपड़े ही कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं? नसरुद्दीन ने कहा मैं भी नहीं समझता, आज तक जिंदगी में कपड़े मुझे दिखाई नहीं पड़े, ये पहला ही मौका है। क्या हो गया है मुझे? मेरे दिमाग में क्या गड़बड़ हो गई? लेकिन पहली भूल हो गई थी, उससे उल्टी भूल हो गई। अब कपड़ों की बात ही नहीं करूंगा, बस एक मित्र के घर और मिलने चलना है, फिर हम वापस लौट चलेंगे। और एक मौका मुझे और दो, नहीं तो जिंदगी भर के लिए अपराध मन में रहेगा कि मैंने मित्र के साथ कैसा व्यवहार किया। मित्र साथ जाने को राजी हो गया। सोचा अब और क्या करेगा, भूल बात खत्म हो गई है। 2 बातें हो सकती थी, दोनों हो गई हैं। लेकिन भूल करने वाले बड़े इन्वेंटिव होते हैं, पता है? नई भूलें ईजाद कर लेते जिनकी आपको पता भी ना हो। तीसरे मित्र के घर गए। अब की बार तो नसरुद्दीन अपनी छाती को दबाए पकड़े बैठा है कि कुछ भी हो जाए। लेकिन जितने जोर से किसी चीज को दबाओ वो उतने जोर से पैदा होनी शुरू हो। किसी चीज को दबाना उसे शक्ति देने का दूसरा नाम। दबाओ और शक्ति मिलती है। जितने जोर से आप दबाते हो, जोर में जो ताकत आपकी लगती है वो उसी में चली जाती है जिसको आप दबाते हो। तो ताकत मिल गई उसे। अब वो दबा रहा है और पूरे वक्त पा रहा है कि मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूं, वो कपड़े मजबूत हो जाए। कपड़े जैसी चीज फिजूल इतनी मजबूत हो सकती कि नसरुद्दीन जैसा ताकतवर आदमी हारा जा रहा है उसके सामने, जो किसी चीज से नहीं हारा था। आज साधारण से कपड़े उसे हराए डालते हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। लेकिन उसे पता नहीं है कि पूरी ताकत हम लगाते उसके खिलाफ है, जिससे हम भयभीत हो जाते, और जिससे हम भयभीत हो जाते हैं उससे हम हार जाते हैं, उससे हम कभी नहीं जीत सकते। आदमी ताकत से नहीं जीतता, अभय से जीतता है, फियरलेसनेस से जीतता है। ताकत से कोई आदमी नहीं जीतता। बड़े से बड़ा ताकतवर हार जाएगा अगर भीतर फियर है। हम दूसरे से कभी नहीं हारते, अपने ही भय से हारते हैं। ये ध्यान रहे, कम से कम मानसिक जगत में तो ये पक्का है कि दूसरा हमें कभी नहीं हराता, हमारा भय ही हमें हरा देता है। वो जितना भयभीत हो रहा है उतनी ताकत लगा रहा है, वो जितनी ताकत लगा रहा है उतना भयभीत हुआ जा रहा है, क्योंकि कपड़े छूटते नहीं, पीछे वो चक्कर काट रहे। तीसरे मकान के भीतर घुसा है वो आदमी, होश में नहीं है, वो बेहोश है। उसे न दीवारें दिख रही, न घर के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उसे वो कोट पगड़ी वही दिखाई पड़ रहा है। मित्र भी खो गया है, बस कपड़े हैं और वो है, और वो लड़ रहा है। ऊपर से किसी को पता नहीं। जिस घर में गया फिर आंखें टिक गई वहीं उसके मित्रों के कपड़ों पर। पूछा कौन है ये? अब वो बुखार में है, अब वो नसरुद्दीन होश में नहीं, अब वो फीवर में। दमन करने वाले लोग हमेशा बुखार में जीते, कभी शांत नहीं होते। सप्रेशन जो है वो मेंटल फीवर है, वो मानसिक बुखार। दबा लिया है, बुखार पकड़ा हुआ है, हाथ पैर कप रहे हैं उसको। वो अपने हाथ पैर रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना रोकने की कोशिश कर रहा है वो उतने कप रहे। उसने कहा कौन है ये? अब उसे खुद भी याद नहीं आ रहा है कि कौन है ये। सिर्फ कपड़े हैं, सिर्फ कपड़े हैं, सिर्फ कपड़े हैं, यही मालूम पड़ रहा है। लेकिन कहता है कि नहीं, जिससे बहुत मुश्किल पड़ रहा है उसे याद करने। कहा मेरे मित्र है, नाम है फला फला,
रह गए कपड़े, तो कपड़े की बात ही नहीं करनी है, किसी के भी हो, कपड़े की बात ही नहीं उठानी, लेकिन बात उठ गई। जिसकी बात ना उठानी हो उसी की बात ज्यादा उठती है, जिसकी बात न उठानी हो उसी की बात ज्यादा उठती है। ये छोटी सी कहानी क्यों मैंने कही? सेक्स की बात नहीं उठानी है और उसकी ही बात 24 घंटे उठती है। नहीं किसी से बात करनी, लेकिन अपने से ही बात चलती। मत करो दूसरे से, तो खुद ही से करनी पड़ेगी बात, और दूसरे से बात करने में राहत भी मिल सकती है। खुद से बात करने में कोई रास्ते ही नहीं है, कोल्हू के बैल की तरह अपने भीतर ही घूमते रहो। सेक्स की बात नहीं करनी, टैबू, उसकी बात नहीं करनी, उसकी बात ही नहीं उठानी। माँ अपने बेटे के सामने नहीं उठाती, बेटा अपने बाप के सामने नहीं उठाता, मित्र मित्र के सामने नहीं उठाते, उठानी नहीं है बात। जो उठाते हैं वो अशिष्ट, और 24 घंटे वही बात चलती है, सबके मन में वही चलता है। ये सेक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि बात ना उठाने से महत्वपूर्ण हो गया। ये सेक्स बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यर्थ की बात को उठाना बंद कर दो, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस दरवाजे पे एक तख्ती लगा दो, यहां झांकना मना और यहां झांकना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाए। फिर चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो रहा हो, आइंस्टीन आके गणित पे भाषण दे रहे हो, बेकार है वो, ये तख्ती महत्वपूर्ण, यहीं झांकने की जरूरत हो जाए। हर विद्यार्थी यहीं चक्कर लगाने में, लड़के जरा जोर से लगाएंगे, लड़के जरा धीरे, बाकी कोई बुनियादी फर्क नहीं है आदमी आदमी में। उनके मन में भी होगा कि क्या है इस तख्ती के भीतर, ये तख्ती एकदम अर्थ ले लेगी। हाँ, कुछ जो अच्छे लड़के लड़कियां नहीं हैं, वो आके सीधा देख के झांकने लगेंगे, वो बदनामी उठाएंगे कि अच्छे लोग नहीं है, तख्ती जहां लगी थी कि नहीं झांकना है, ये वहीं झांक रहे थे। जो भद्र हैं, सज्जन हैं, अच्छे घर के हैं, इस तरह के वहम जिनके दिमाग में है, वो इधर से तिरछी आंखें किए हुए निकल जाएंगे। आंखें तिरछी रहेंगी, दिखाई तख्ती ही पड़ेगी वहां से, और तिरछी आंखों से जो चीज दिखाई पड़ती वो बहुत खतरनाक होती। दिखाई भी नहीं पड़ती और दिखाई भी पड़ती है, देख भी नहीं पाते, मन में भाव भी रह जाता है देखना। फिर वो जो पीड़ित जन यहां से तिरछे तिरछे निकल जाएंगे, वो इसका बदला लेंगे किससे? जो झांक रहे थे उनसे, गालियां देंगे उनको कि बुरे लोग हैं, अशिष्ट हैं, सज्जन नहीं है, असाधु हैं। ये किससे बदला ले रहे हैं? वो इस तरह मन को सांत्वना, कंसोलेशन जुटा रहे हैं कि हम अच्छे आदमी इसलिए हमने झांक कर नहीं देखा, लेकिन झांक के देखना तो जरूर था। वो मन कहे चला जाए, काम होते होते, अंधेरा गिरते गिरते वो आएंगे, क्लास में बैठ के पढ़ेंगे तब भी तख्ती दिखाई पड़ेगी, किताब नहीं। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते होंगे और तख्ती बीच बीच में आ जाएगी। सांझ तक वो आ जाएंगे, आना पड़ेगा। आदमी के मन के नियम हैं, इन नियमों का उल्टा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ बहुत